तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसको समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, जिसमें हम सेंट्रल एटम के सिंगल बॉन्ड को और सेंट्रल एटम के लोन पेयर को ऐड कर देंगे। ओके, सो देखो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। हम अपनी मर्जी का मीथेन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, विच इज वाई इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, 1 2 3 4। आई रिपीट, हमेशा सेंट्रल एटम को देखकर डिसाइड करोगे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंगल। तो सेंट्रल एटम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए। इसका मतलब इस सिचुएशन में कार्बन के अराउंड कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 4 सिंगल बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर से तुम्हारे पास टोटल अमाउंट आएगा 4। तुम शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए 4 लाइंस ड्रॉ कर लो। जो सबसे पहली वाली लाइन होती है वो एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, जो बाकी तीनों लाइन है वो पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि whenever you have 4 single bond and a 0 lone pair, then the angle is always 109.5 degree and the geometry is always going to be tetrahedral. All right, that's fixed for every case. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनियम आयन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम के ऊपर होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, और इसी तरह से एग्जामिनर को लिख के भी देंगे आप। अपनी मर्जी का एक अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15, सो इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5। द पॉजिटिव चार्ज इन द नाइट्रोजन एटम शोज दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के अराउंड वी हैव ओनली 4 सिंगल बॉन्ड एंड देर विल बी नो लोन पेयर। सो यहां पर भी टोटल कितना हो जाएगा 4। आप 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वाली लाइन हमेशा एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, रिमेनिंग लाइंस पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। मैंने पहले भी कहा था आपको, मैं आज फिर कह रहा हूं कि जब 4 सिंगल बॉन्ड और 0 लोन पेयर होता है तो एंगल हमेशा 109.5 डिग्री का होता है एंड ज्योमेट्री इज ऑलवेज गोइंग टू बी टेट्राहीड्रल। थर्ड एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट अमोनिया। अपनी मर्जी का अमोनिया का एक स्ट्रक्चर बना लो। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 2 3 4 5। एज यू कैन सी, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, उसके अराउंड 3 सिंगल बॉन्ड हैं और नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर है। इसका मतलब टोटल 4 होगा। अगेन 4 लाइंस ड्रॉ करो। सबसे पहली वाली लाइन एस ऑर्बिटल को है, रिमेनिंग लाइन पी ऑर्बिटल को है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। मैंने पहले भी कहा है कि जब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, 3 सिंगल बॉन्ड 0 लोन पेयर हो, तो एंगल इज ऑलवेज 107 डिग्री एंड ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल pyramidal. नेक्स्ट इज CH3 नेगेटिव। मैं अपनी मर्जी का CH3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं।
कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1 2 3 4. The negative charge on the carbon atom shows that it gains 1 electron. तो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो मैं उस एक इलेक्ट्रॉन को इस डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ. Now look at the carbon atom. Around carbon we have 3 single bond, and on the carbon atom which is a central atom उसके पास एक lone pair है. So total is going to be 4. Hybridization again is sp3, and since we have 3 single bond and a lone pair, obviously उसका angle 107 degree होगा. All right. फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, H3O प्लस, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन एटम पे होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए. हम अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं. ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने, बिकॉज उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 4 5, दिस वन इज 6. Now the positive charge on oxygen atom indicates that this electron has been lost. जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, पता चल गया कि भाई ऑक्सीजन के अराउंड 3 सिंगल बॉन्ड हैं, 1 लोन पेयर है, टोटल इज गोइंग टू बी 4. 4 लाइंस ड्रॉ करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3. और आप सब जानते हैं कि जब हमारे पास सिचुएशन 3 1 की हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो एंगल इज गोइंग टू बी 107 डिग्री. Now the next example is NH2 नेगेटिव. मैं अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं NH2 नेगेटिव का. वी नो कार्बन के वैलेंस शेल में, सॉरी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5. ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे, दैट मींस कि नाइट्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन. मैं उस 1 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूं. अब नाइट्रोजन इज बेसिकली द सेंट्रल एटम, इट हैज 2 सिंगल बॉन्ड, इट हैज 2 लोन पेयर. So whenever we have 2 single bond and a 2 lone pair, उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा. And hybridization again is sp3. Whenever we have 2 single bond and a 2 lone pair, angle is going to be 104.5 degree, and geometry is going to be band shape or non-linear shape or crooked shape. Then we have SCl2. हम अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं SCl2 का. Sulfur belongs to group 16. It has 6 valence electrons. Let's distribute those 6 electrons. 1 2 3 4 5 6. Again, sulfur is the central atom. उसके around 2 single bond हैं, 2 lone pair हैं, which means total is going to be 4. 4 lines draw करने से आपके पास hybridization आएगी sp3. So whenever we have 2 single bond and a 2 lone pair, angle is going to be 104.5 degree, and geometry is going to be band shape or non-linear shape. I hope it makes sense to you. Now the next example is BF3. हम क्या करते हैं, हम BF3 का अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. Boron belongs to group 13, so it has 3 valence electron. Let's distribute them. 1 2 3. Now this time boron is the central atom, उसके around 3 single bond है, and there is no lone pair, so it's going to be 3. If it is 3, इसका मतलब hybridization is going to be sp2. So whenever we have 3 single bond and a 0 lone pair, angle is going to be 120 degree, and geometry is going to be trigonal planar, जिसको examiner planar भी कह सकता है. All right. इससे पहले कि हम आगे जाएं, कुछ डिस्कशन करें, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. ये इंफॉर्मेशन हम आप यूज करेंगे एग्जाम्पल्स में, काफी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है,
आपको याद होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इज कि अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए आप उसको सिंगल बॉन्ड लोगे। ओके। सिमिलरली अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप उसको भी हमेशा सिंगल बॉन्ड लोगे हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करने के लिए। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैंने कहा है डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा क्या यूज करोगे? सिंगल बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और नाइन्थ एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड। हम सब जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि हमने उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड में लिस्ट किया था। सो हम कार्बन डाइऑक्साइड का अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। Alright, carbon belongs to group 14, so it has four valence electrons. One, two, three, four. Obviously, इस डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड लेना है अकॉर्डिंग टू द रूल। इस डबल बॉन्ड को भी मैंने सिंगल बॉन्ड लेना है अकॉर्डिंग टू द रूल। सो बेसिकली कार्बन के अराउंड वी हैव टू सिंगल बॉन्ड एंड देयर इज नो लोन पेयर अराउंड कार्बन एटम। सो टोटल इज गोइंग टू बी टू। आप टू लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp, and whenever we have two single bond and a zero lone pair with sp hybridization, angle is going to be 180 degree with linear geometry. All right, next example, let's talk about ethene, C2H4। हम अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं C2H4 का, और हम जानते हैं कि बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होता है। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए, हमने पढ़ाई है आपको। Now, दोनों कार्बन एटम्स का इन्वायरमेंट सेम है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दोनों कार्बन एटम सेंट्रल एटम कंसिडर किए जाएंगे। सो कार्बन हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वन, टू, थ्री, फोर। ये दूसरा कार्बन एटम के भी फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वन, टू, थ्री, फोर। इसका मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं एग्जैक्टली उस इस कार्बन के भी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब जो एंगुलर ज्योमेट्री इस कार्बन का होगा एग्जैक्टली वही एंगुलर ज्योमेट्री इस कार्बन का भी होगा। तो हम किसी भी एक कार्बन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो इस कार्बन से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। इस कार्बन के अराउंड थ्री सिंगल बॉन्ड है, बिकॉज डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लेना है। देयर इज नो लोन पेयर अराउंड कार्बन एटम, सो टोटल इज गोइंग टू बी थ्री। थ्री लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हमें sp2 मिलती है। And whenever we have three single bond and a zero lone pair, obviously it's going to be 120 degree with planar geometry. All right. So let's move on to the next page for some other technical and critical examples, which are really, really important. हमसे किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा था सल्फर ट्राइऑक्साइड का, बट हमने क्वेश्चन क्योंकि एंड में देखा था हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सके थे, अभी हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है हमने उसको भी अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके शो करना है। सो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड को डबल कोवलेंट बॉन्ड में लिस्ट किया था। ऑलराइट, सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16, सो इट हैज सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ऑब्वियसली मैं इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड लूंगा, इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड लूंगा, इस डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड लूंगा। तो सल्फर के अराउंड वी हैव थ्री सिंगल बॉन्ड एंड देयर इज नो लोन पेयर अराउंड सल्फर, बिकॉज सल्फर इज द सेंट्रल एटम। उसी को चेक करके हम डिटरमिन करेंगे। टोटल थ्री आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, एंड व्हेनेवर वी हैव थ्री सिंगल बॉन्ड एंड अ जीरो लोन पेयर, एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्री एंड ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर मुझसे पेपर टू में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पूछेगा एग्जामिनर, तो मैं इस तरह से लिख के दूंगा। ओके, और ये एंगल मेरा 120
डिग्री का होगा। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल। लेट्स टॉक अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर इज द सेंट्रल एटम। अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। डबल कोवलेंट बॉन्ड में लिस्ट किया था, इसलिए सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे हम। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि वो ग्रुप 16 का एलिमेंट है। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हम सब जानते हैं कि ये डबल बॉन्ड है, इसको सिंगल बॉन्ड लूंगा। ये भी डबल बॉन्ड है, इसको भी सिंगल बॉन्ड लूंगा। सो सल्फर के अराउंड बेसिकली 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो टोटल यहाँ पर 3 आ गए। जब 3 आएगा तो अकॉर्डिंग टू द लाइंस मुझे हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी sp2। हमने अभी आपको पढ़ा है कि व्हेनेवर 3 सिंगल बॉन्ड हमने अभी आपको पढ़ा है कि whenever we have 3 single bond and a 0 lone pair, angle is going to be 120 डिग्री। जबकि यहाँ पर अब एक लोन पेयर आ गया, तो whenever one lone pair increases 2.5 डिग्री एंगल डिक्रीजेस। तो अगर मैं 120 में से 2.5 डिक्रीज करूंगा तो एंगल इज गोइंग टू बी 117.5 डिग्री। और इसकी ज्योमेट्री होगी बैंड शेप। ये याद करना है आपने। और अगर एग्जामिनर आपसे सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पूछेंगे तो आप इस तरह से बना के देंगे। ओके, दैट इज अ बैंड शेप ज्योमेट्री। और ये एंगल आपका होगा 117.5 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल इज सल्फाइटाइन। दैट्स वेरी टेक्निकल। याद रखिएगा ये 2 माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, सल्फर पे नहीं है। तो सल्फाइटाइन का स्ट्रक्चर हम अपनी मर्जी का ड्रॉ कर लेते हैं। मर्जी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए मुझे 2 बातों का ख्याल रखना है। पहला कि 2 माइनस चार्ज सेटिस्फाई हो जाए, तो 1 माइनस चार्ज ये आ गया, 2 माइनस चार्ज ये आ गया, और सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड। सो मैंने 2 चीजें अब तक सेटिस्फाई कर दी हैं। सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ये चेक पॉइंट हो गया हमारा। और 2 माइनस चार्ज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 माइनस चार्ज उस वक्त सेटिस्फाई होगा जब -1 इस ऑक्सीजन पे और -1 इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैरी करेगा। नाउ द थर्ड इंफॉर्मेशन जो मुझे सेटिस्फाई करनी है वो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली मैं इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लूंगा। सो सल्फर के अराउंड बेसिकली 3 सिंगल बॉन्ड हो गए और 0 और 1 लोन पेयर है। सो टोटल आपके पास अगेन 4 होगा। आप 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3। एंड व्हेनेवर वी हैव 3 सिंगल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, obviously angle is going to be 107 degree and geometry is trigonal pyramidal. Okay, I hope it makes sense to you. सल्फेट अगर होगा तो सल्फेट के साथ भी ऐसे ही होगा। सल्फेट में भी कुछ ऐसे ही है कि आप सल्फेट में बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, कार्बोनेट में भी बिल्कुल सेम रहेगा। कार्बोनेट में यहाँ पर कार्बन लगाइए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन कार्बोनेट में जाहिर सी बात है, करके दिखा देते हैं आपको कार्बोनेट भी। ऑक्सीजन पे है 2 माइनस चार्ज, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। 2 माइनस चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज करेगी, ये दूसरी ऑक्सीजन एटम भी नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी। सल्फर के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने, 1 2 3 4। सो 3 सिंगल बॉन्ड एंड अ 0 लोन पेयर gives you 3. Hybridization is obviously sp2. Angle is going to be exactly 120 degree, and 120 degree का मतलब planar geometry, trigonal planar geometry. Okay. तो आयंस हैंडल करना आ गए, डबल बॉन्ड्स हैंडल करना आ गए। कपल ऑफ एग्जांपल्स एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, और अब जो हम एग्जांपल दे रहे हैं ये एग्जामिनर्स मोस्ट फेवरेट हैं, टफेस्ट एग्जांपल्स होंगी ये। दिस इज CH3, 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 CH2, oxygen, CH2, NH2। Let me do one thing.
व्हाट वी कैन डू इज कि हम यहां पर एक सी एन अटैच कर देते हैं। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूं, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। सो मुझे बेसिकली पी क्यू आर एस डिटरमिन करने एंगल्स, ठीक है। यहां पर एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए कि एग्जामिनर जब भी कोई स्ट्रक्चर क्वेश्चन में देता है, स्पेशली एमसीक्यूज या थ्योरी, वो एक्चुअल ज्योमेट्री को कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं कि भाई इसका एंगल बताएं, तो वो फौरन बोलेगा 90 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि भाई इसका एंगल बताएं, तो वो कहेगा भाई लीनियर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर रहा है 180 डिग्री एंगल। तो एग्जामिनर, और अगर मैं इसका एंगल पूछूं तो बच्चा बोलेगा 120 डिग्री, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने कहा आपको कि एग्जामिनर का दिया हुआ स्ट्रक्चर कभी भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता। एक्चुअल स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए वी नीड टू कंसिडर द सेंट्रल एटम, क्योंकि एग्जामिनर मुझसे इसका एंगल मालूम करवाना चाहता है, इसलिए कार्बन इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम इन दिस केस। एंड कार्बन के मुझे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने, तो 1 2 3 4। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में कार्बन के अराउंड 4 सिंगल बॉन्ड हैं, 0 लोन पेयर है, टोटल 4 होगा। 4 लाइंस ड्रॉ करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिलेगी। एंड यू हैव 4 सिंगल बॉन्ड इन अ 0 लोन पेयर, दैट मींस द एंगल इज गोइंग टू बी 109.5 डिग्री। एंड ऑब्वियसली इसकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होगी। ओके, हम बात करते हैं इस एंगल के लिए, तो इस एंगल को जज करने के लिए ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम। एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 16, सो इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। गाइस, ऑक्सीजन के अराउंड 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, इसका मतलब टोटल 4 होगा। दैट शोज कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एंड whenever you have 2 single bond and a 2 lone pair, angle is going to be 104.5 degree, geometry is going to be band shape। इसका मतलब इस जगह पर मॉलिक्यूल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल के इस हिस्से में बैंड शेप ज्योमेट्री है। लेट्स टॉक अबाउट आर। इस आर के लिए हम कार्बन को सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे। नाउ कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। मैंने कहा था कि अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको सिंगल बॉन्ड लोगे। तो ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया, सेकंड सिंगल बॉन्ड ये हो गया। तो इस कार्बन के अराउंड टोटल सिंगल बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 0 है, 2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp, एन एंगल इज गोइंग टू बी 180, ज्योमेट्री इज लीनियर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। फाइनली एस का एंगल डिटरमिन करने के लिए हम नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम लेंगे। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15, सो इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। इस एस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के अराउंड 3 सिंगल बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो टोटल इज गोइंग टू बी 4। 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3। एंगल इज गोइंग टू बी 107 डिग्री, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो देखो, मॉलिक्यूल एक है, लेकिन इस एक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है मेरे पास, एंगल्स भी डिफरेंट है मेरे पास, ज्योमेट्रीज भी डिफरेंट है मेरे पास। तो जरूरी नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ज्योमेट्री, एक ही एंगल हो। मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। बट एग्जामिनर जब भी इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा, तो वो आपको बकायदा PQRS या कोई सिंबल शो करेगा, जिससे आप जज कर लोगे कि आपको हाइब्रिडाइजेशन किसकी फाइंड आउट करनी है। ओके, ऑलराइट। यहां से एक और चीज भी है, इन तीनों में सबसे छोटा बॉन्ड एंगल कौन सा है भाई? 104। तो Q इज बेसिकली द लोएस्ट बॉन्ड एंगल, उससे ज्यादा जो है वो S का बॉन्ड एंगल है, S से ज्यादा जो है वो P का बॉन्ड एंगल है, और P से ज्यादा जो है वो R का बॉन्ड एंगल है। तो आपसे एग्जामिनर जो है ना, वो बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो ये हो गया लोएस्ट, और ये हो गया हाईएस्ट और बिगेस्ट। ठीक है,
तो आप ये मैंने फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट की तरफ गया हूँ। आपसे बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी करवा सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, यहां से एक कंक्लूजन और देना चाहता हूं मैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इंफॉर्मेशन ये है कि whenever you find single bonded carbon atom, like in this case, this is single bonded carbon atom, this is single bonded, single bonded, single bonded, single bonded. So whenever you have single bonded carbon atom, hybridization is always sp3, angle is always 109.5 degree, and geometry is always tetrahedral. That's fixed for all the cases. Similarly, when you have carbon carbon double bond, hybridization is sp2, angle is going to be 120 degree, and geometry is going to be planar, examiner trigonal planar भी कह सकते हैं, fixed for all the cases. Okay, last but not the least, carbon triple bond carbon अगर किसी भी केस में आपको मिलेगा, hybridization is always sp, angle is always 180 degree, geometry is going to be linear, and it's fixed for all the cases. For instance, कार्बन मोनोक्साइड है, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, उसकी भी ज्योमेट्री लीनियर होगी. Similarly, NO मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, ज्योमेट्री लीनियर होगी, एंगल 180 डिग्री का होगा. So that's the end of valence shell electron pair repulsion theory. Let's see if you have any question regarding this topic. All right. Now the next topic is electron negativity. इस टॉपिक से रिलेटेड एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि इस टॉपिक में जो वैल्यूज है ना, वो क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होती. ठीक है, ना ही डेटा गिवन होता है, ना ही क्वेश्चन में गिवन होंगी. तो जितनी भी वैल्यूज होंगी आपको याद करनी होगी. ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टेक्निकली इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उनको अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो उस एलिमेंट या एटम की टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहा जाएगा. सो इसकी डेफिनेशन है ये, the ability of an atom to attract bonded electron to itself is called electron negativity. कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज हम आपको पॉलिंग स्केल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे. पॉलिंग स्केल ने कैसे डिटरमिन की है वैल्यूज, ये जानना जरूरी नहीं है, बट वैल्यूज का मालूम होना और याद होना बहुत जरूरी है. तो हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.1, लिथियम की वैल्यू है 1.0, और सोडियम की वैल्यू है 0.9. लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन. नोबल गैसेस की नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं करते. बेरिलियम की है 1.5, बोरॉन 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. याद रखिएगा कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, whereas cesium is the least electronegative element in the periodic table according to Pauling
स्केल। ओके, पॉलिंग साइंटिस्ट का नाम है। आप नोट कर सकते हैं कि ये पीरियड टू के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। तो अगर आप लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू याद कर लें और सब में 0.5 की एडिशन हो रही है, तो आपको तमाम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज मालूम हो जाएगी। यानी याद रोट लर्निंग की जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ लिथियम विच इज 1.0। इफ यू एड 0.5 यू विल गेट बेरिलियम, इफ यू एड 0.5 यू विल गेट बोरॉन एंड सो ऑन। सही है, तो पीरियोडिक टेबल आपके पास होता है, 0.5 ऐड करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट पीरियड 3 एलिमेंट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम है आपके पास 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.1 के बाद है 2.5 एंड देन 3.0। आप नोट करें, फ्रॉम सोडियम टिल फॉस्फोरस 0.3 की एडिशन हो रही है सब जगह। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन यहाँ पर 0.4 की एडिशन हुई और यहाँ पर 0.5 की एडिशन हुई। ये जहन में रखिएगा। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ये चार्ट इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। एग्जामिनर ये चार्ट नहीं देते और ना ही डेटा बुकलेट में या डेटा प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इसी से रिलेटेड एक और जजमेंट है मेरी। जजमेंट मेरी ये है कि जनाब, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जबकि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। याद रखिएगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। यानी हम कह सकते हैं कि En is directly proportional to nuclear charge. Higher the value of nuclear charge, higher the electron negativity value. Both are directly proportional to each other. Next is shielding effect. Shielding effect or electron negativity inversely proportional to each other. Electron negativity is inversely proportional to shielding effect, which is also called screening effect. तो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम। और शील्डिंग इफेक्ट मैंने बहुत डिटेल से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया। ओके, थर्ड, एटॉमिक साइज। सो एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। सो हम स्ट्रेट अवे ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम। मैं इन तीनों फैक्टर्स को ना, ये जो ट्रेंड है डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, इसमें हाईलाइट कर दूंगा। तो हम ट्रेंड की बात कर लेते हैं। हम कह सकते हैं ग्रुप ट्रेंड में क्या होगा। हम सब जानते हैं कि डाउन द ग्रुप
एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ओके, अब हम बात करते हैं पीरियड ट्रेंड की। Across the period, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, और जब न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सही है, ये ट्रेंड आ गया, ग्रुप और पीरियड और उसमें फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर दिया। ये भी जहन में रखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, वेयर इज अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। ठीक है, ये भी जहन में रखिएगा, आप इसको भी ऐड कर सकते हो एज अ पॉइंटर। डिपेंड करता है मार्क्स कितने मिल रहे हैं आपको। ओके, कितने मार्क्स का पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दीज, ये जो डेफिनेशन है ना, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस बात को प्रूव करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल नेक्स्ट लेने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सही है, बहुत समझदारी से सुनिएगा, बहुत समझदारी से। ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, HCl, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने यूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने यूज किया और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया। मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रेड पेन से शो कर देता हूँ और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को पर्पल कलर से शो कर देता हूँ। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू 3.0 है। ऑलराइट, सो मेरा पहला पॉइंट यहां से क्या होगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिमेंबर कि तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल आएगा, उस मॉलिक्यूल में यकीनन एलिमेंट्स होंगे, तुम्हें उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मालूम होनी चाहिए। तुम्हें जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मालूम होगी तो तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑलराइट, सो मेरा सबसे पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज डिटरमिन की। डिटरमिन करने के बाद पहला पॉइंट मुझे ये जज मालूम हो गया कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ पुल करेगा, यानी वो इस बॉन्डेड पेयर को
इस शेड पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा. ओके, सो क्लोरीन pulls the shared pair of electron towards itself. ठीक है, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, हाइड्रोजन पे कम टाइम स्पेंड करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स spend more time on chlorine than hydrogen. ओके okay? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज होगी. दिस increases the electronic density of chlorine. एंड ऑब्वियसली ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे कम टाइम स्पेंड करेंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाएगी. दिस लोअर्स द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. जैसे ही क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्लोरीन exhibit slight और partial negative charge, हाइड्रोजन कैरी स्लाइट और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये जो मैंने सिंबल बनाया ये स्लाइट का या पार्शियल का सिंबल होता है. ठीक है, विच इज वाई molecule exhibits dipoles, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव, यानी इन दोनों ऑपोजिट चार्जेस को क्या कहा जाता है? डायपोल्स. डाई का मतलब होता है केमिस्ट्री में टू, और पोल का मतलब होता है केमिस्ट्री में चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस, टू ऑपोजिट चार्जेस. ओके, और जब किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में डायपोल्स अपीयर होंगे, molecule is going to be polar. Molecule is going to be polar. सही है ना? तो एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया नाउ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ पुल करता है, तो पुल करने के नतीजे में उस कोवलेंट मॉलिक्यूल के ऊपर डायपोल्स अपीयर हो जाते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अपीयर हो जाते हैं. मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट स्लाइट नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है, एक एलिमेंट स्लाइट पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी पोलर. दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम यहां से एक और पॉइंट भी जज कर सकते हैं, और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस टू हो, या फिर ग्रेटर देन टू हो,
तो बॉन्ड हमेशा आयनिक होगा। इसका मतलब आप बॉन्डिंग भी डिटरमिन कर सकते हैं इसके थ्रू। जाहिर सी बात है, हमने बात की है तो एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देने के लिए हम NaCl लेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.0, सोडियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.9, so difference is going to be 2.1, that means bond is ionic। सही है। लेकिन अगर डिफरेंस 2 से कम हो तो बॉन्ड इज ऑलवेज कोवलेंट। इफ डिफरेंस इज लोअर देन 2.0, then the bond is covalent। All right, let's take an example here। Let's talk about water। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज 3.5 and hydrogen की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज 2.1, so difference is going to be 1.4। दैट मींस लेस देन 2 हो गया, मॉलिक्यूल कोवलेंट हो गया, बॉन्ड कोवलेंट हो गया। लेकिन नोट करो, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस 2 को यूज नहीं किया और कभी भी नहीं करेंगे, किसी भी केस में नहीं करेंगे। जस्ट नीड द डिफरेंस, यू डोंट नीड दिस टू। ओके, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। ये हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट था। इट इज सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव नो आइडिया कि इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोना यूज इट इन सच अ डिटेल कि आप सोच नहीं सकते। तो एक एक पॉइंट, एक एक इंफॉर्मेशन पे कमांड हो आपको इसकी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमने कंप्लीट किया। लेट्स सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चन। Okay, let's move on to the next topic, and the next topic is types of forces in covalent molecules। Technically, covalent molecules exhibit three types of forces. The first one is called instantaneous dipole dash induced dipole force। This instantaneous induced dipole force is also called temporary induced dipole force। This temporary induced dipole force is also called van der Waals forces, जो कि आपने ओ लेवल में पढ़ी है, van der Waals forces। इसको हम डिस्पर्जन फोर्स भी कह सकते हैं, इसको हम लंदन फोर्स भी कह सकते हैं। पर ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों में से कोई भी एक यूज होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईडी आईडी फोर्स बोलेंगे। हो सकता है किसी केस के अंदर में टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखूं और वैंडरवाल फोर्सेस को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स जिसके तीन डिफरेंट नाम है। कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। देन वी हैव permanent
डायपोल डायपोल फोर्स, जिसको हम शॉर्ट करके PDDF लिखेंगे। एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तीनों फोर्सेस ना बिटवीन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती हैं, विच इज व्हाई these forces are also called intermolecular forces. These forces always exist between the molecule, also called इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर बहुत जर्नल टर्म है। अब हम इंटरमोलेकुलर यूज नहीं करेंगे एग्जाम में, पेपर 2 में, पेपर 1 में कभी भी नहीं करेगा। बट मैंने आपको बता दिया कि ओ लेवल में आप इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बोलते थे, वो बेसिकली फोर्सेस ये होती थी। हम उन सबको जनरली एक नाम दे रहे थे आसान करने के लिए, लेकिन अब हमें बकायदा अलग अलग पढ़नी है तीनों, तो काफी डिटेल में पढ़नी है। लॉट ऑफ डिटेल इन ऑल ऑफ देम, लॉट ऑफ डिटेल। इसमें एक टर्मिनोलॉजी बार बार यूज कर रहा हूं मैं, डायपोल। डायपोल मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, डायपोल का मतलब होता है टू ऑपोजिट चार्जेस, टू ऑपोजिट चार्जेस। ओके, सो हम सबसे पहले टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्स या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस पेज। डायपोल फोर्स, लेट्स स्टार्ट टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्स। कैसे पता चलेगा किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल को देख के कि उसमें टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं या नहीं? तो याद रखिएगा, ये फोर्सेस हमेशा नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट इन नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल को देख के कैसे पता चलेगा कि वो नॉन पोलर है या नहीं? तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो या 0.5 से कम हो, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होगा। इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी difference is 0 or less than 0.5, molecule is non-polar। ठीक है, now the question is कि ये forces produce कैसे होती है, मतलब इनको origin क्या है, how they arise in a covalent molecule, in a non-polar covalent molecule। so that's a very very important point। um, all non-polar covalent molecule exhibits random movement of electron। all non-polar covalent molecule exhibits random
movement of electron, that is the source of this force. This is the source of this force. ठीक है, ये याद रखिएगा इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में। तो जब कोई भी नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा उसमें 24/7 365 डेज रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस रैंडम मूवमेंट की वजह से वन साइड ऑफ द मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन रिच और जो ऑपोजिट साइड है मॉलिक्यूल की वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक है जनाब। जैसे ही मॉलिक्यूल की एक साइड इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो साइड मॉलिक्यूल की नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जो साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वो साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल्स अपीयर हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट molecules exhibits temporary induced dipoles और इन इंड्यूस्ड डायपोल्स की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसको कहा जाएगा टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो हम लिखेंगे these temporary dipoles can cause a force called temporary induced dipole force। सो बात समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं आयोडीन मॉलिक्यूल की। सॉलिड स्टेट में होता है ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जहन में रखना। जाहिर सी बात है दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर, ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर, ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर। आपको बात समझाने के लिए और आपकी आसानी के लिए हम आयोडीन मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख देते हैं, इस आयोडीन मॉलिक्यूल को भी इस तरह से लिख देते हैं, इस आयोडीन मॉलिक्यूल को भी इस तरह से लिख देते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में क्योंकि ये नॉन पोलर है 24/7 365 डेज रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वन साइड इलेक्ट्रॉन रिच जिसकी वजह से उस साइड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम सिनेरियो हियर, ये नेगेटिवली चार्ज साइड होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सेम सिनेरियो हियर, ये नेगेटिवली चार्ज होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इनको कहा है मैंने टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल्स, राइट। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इन दोनों इंड्यूस्ड डायपोल्स के दरमियान जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसको हम टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्स का नाम देंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड। और ये कंटिन्यूएशन में होगी, हाँ, क्योंकि दो तीन मॉलिक्यूल तो नहीं होते, मॉलिक्यूल तो मिलियन ट्रिलियंस की फॉर्म में होते हैं। तो ये जो तुम्हारे पास फोर्स आई है इस फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्स। सो मैं यहां से एक पॉइंट और, अच्छा मैं इसको टेम्परेरी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई ये चार्जेस फिक्स नहीं है। अगर ये अभी नेगेटिव था तो ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव था ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सेम है, अगर ये नेगेटिव है तो ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। यानी ये चार्जेस कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं, परमानेंट नहीं होते, जिसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसको हम टेम्परेरी डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं। जो चार्जेस अपीयर होते हैं उनको टेम्परेरी डायपोल्स कहते हैं। ओके, यहां से एक पॉइंट और कंक्लूड कर सकता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑल
non-polar covalent molecules are held together by temporary induced dipole-dipole forces. A non-polar covalent molecules are held together by temporary induced dipole forces. एक और बात, ये फोर्सेस सॉलिड्स में भी एग्जिस्ट करती हैं जस्ट लाइक आयोडीन, ये फोर्सेस लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं जस्ट लाइक ब्रोमीन, ये फोर्सेस गैस में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं जस्ट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सो ऑन। ओके, तीनों केसेस में एग्जिस्ट करती हैं। फोर्स दीज फोर्सेस exist in solid, liquid and gas। ओके, बहुत समझदारी से सुनेंगे आप। सॉलिड में ये फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी क्योंकि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। लिक्विड में ये फोर्स वीकर हो जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और गैस में ये फोर्स वीकेस्ट होगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, यहां से एक पॉइंट और वो पॉइंट ये है और बहुत समझने का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज मेरे पास है आयोडीन मॉलिक्यूल, अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसका कलर होता है ब्लैक। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 गैस यानी आयोडीन वेपर्स में। और जब ये आयोडीन वेपर्स बनेंगे तो ये पर्पल कलर का हो जाएगा, राइट। आप नोट करें, यहां पर फॉर्मूला है I2, यहां पर भी फॉर्मूला है I2। इसका मतलब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये इंटैक्ट है, ये टूट नहीं रहा, राइट। तो अगर ये कोवलेंट बॉन्ड इंटैक्ट है तो फिर कौन सी फोर्स ओवरकम कर रही होगी? फिर ये वाली जो टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस है ये ओवरकम हो रही होंगी क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है ना, सॉलिड से गैस में जा रहा है। तो सॉलिड में स्ट्रॉन्गर होगी और गैस में वीकर होगी, तो इसका मतलब कौन सी फोर्स ओवरकम हो रही है यहाँ पर? टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्स। फोर्सेस ओवरकम, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये याद रखिएगा कि सॉलिड्स में वैन वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, राइट। तो इसका मतलब आयोडीन सॉलिड है, इसमें स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगी ये वाली। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप उसको वेपर में कन्वर्ट कर दोगे, गैस में कन्वर्ट कर दोगे, तो गैस में तो वीकेस्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस ओवरकम हो रही है। तो हो सकता है वो इन इन सारी चीजों को बता के भी आपसे पूछे कि ओवरकम बताओ कहाँ हो रहा है। मैं कुछ नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को लिस्ट करना चाहता हूँ सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि हम किस तरह से जज करेंगे। जजमेंट का तरीका ये है कि वैल्यू या तो 0 हो या लेस देन 0.5 हो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्विकली। ये है आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये है आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये है आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसके अलावा आपके पास है P4 यानी फास्फोरस के मॉलिक्यूल, सल्फर का मॉलिक्यूल यानी S8। इन तमाम मॉलिक्यूल्स में आप नोट करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, which means all of them are नॉन पोलर। ओके, और क्योंकि ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं, इसका मतलब इन तमाम मॉलिक्यूल्स में टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। ऑलराइट, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
and this example is going to be CH4. अब CH4 में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस डिटरमिन करना होगा क्योंकि दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने कहा भाई आपको, कार्बन 2.5 है, हाइड्रोजन 2.1 है, डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं 0.4 आएगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, नॉन पोलर। सही है, लेकिन मैं यहां से जजमेंट क्या ले रहा हूं, देखो मीथेन is a hydrocarbon because it consists of carbon and hydrogen only. So if methane being a hydrocarbon is non-polar, we conclude all hydrocarbons are non-polar. All hydrocarbons are non-polar. मतलब कहीं पर भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए वो हाइड्रोकार्बन होगा, वो नॉन पोलर होगा, एंड ऑब्वियसली उसमें टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। सही, तो आप नोट करें, अगर मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है और वो नॉन पोलर है, तो इसका मतलब सारे के सारे एल्केन्स नॉन पोलर होंगे, सारे के सारे एल्कीन्स नॉन पोलर होंगे, उनके तमाम आइसोमर्स नॉन पोलर होंगे। तो भाई इतनी सारी एग्जांपल्स को ध्यान में रखने के बजाय हमने पॉइंट ये ले लिया कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, उसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, उनके आइसोमर्स सब इंक्लूड हो जाएंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड आई होप आपको समझ में आएगी बात। C6H6, ये भी क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन। ये भी क्या होगा आपके पास, नॉन पोलर। इसमें भी कौन सी फोर्सेस होंगी, टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल forces. I hope it makes sense to you guys. I have initiated temporary induced dipole dipole forces. मैंने उसका कॉन्सेप्ट शेयर कर दिया, मैंने कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करके बता दिया। नॉन पोलर कैसे जज करोगे, कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबल सिचुएशंस, वो सारी शेयर कर दी। स्टिल couple of points left जिस पे मुझे बात करनी है, एंड फॉर दैट आई नीड एटलीस्ट 10 to 15 minutes। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम फोर्सेस को कवर कर लें अगली क्लास के अंदर। ओके।